देखिए, पहले तो मैं आपके बीच आने का ज़रिया बताऊँ कैसे हुआ। मैंने प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया, उन्होंने कहा बच्चों का समय बहुत कीमती है, प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। मैंने कहा मैं 40 मिनट चाहिए मुझे। प्रिंसिपल सर ने कहा कमिटमेंट करो कि किसी भी बच्चे का वक्त बर्बाद नहीं होगा, तो मैं आपको 40 मिनट की परमिशन दूंगा। मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं किसी भी बच्चे का जो 40 मिनट में बात करूंगा समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपके बैठने के तरीके और सुनने के प्रकार से अंदाज़ा लगाऊंगा कि यहाँ पर बैठे हुए किस बच्चे का वक्त बर्बाद हो रहा है। हो सकता है कि बीच में मैं क्लासरूम में जाने के लिए बोलूँ। जब ऐसा करूं तो प्लीज़ बुरा नहीं मानना, इंसल्टेड फील नहीं करना कि आचार्य जी ने बेइज्जत करके भगा दिया। मैंने डॉक्टर साहब से कमिटमेंट किया है कि मैं किसी भी बच्चे का वक्त बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर अब मुझे 2 बच्चे बात करते हुए नजर आएंगे, इधर उधर ज़्यादा देखते हुए नजर आएंगे, तो मैं समझूंगा कि उसका यहाँ पर बैठ के वक्त बर्बाद हो रहा है। उसे मैं क्लासरूम में भेजूंगा, वो क्लास में जाके सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करेगा। मैं अभी तक लगभग 2800 स्कूल्स में 5.5 लाख से ज़्यादा बच्चों से बात कर चुका हूँ। जब एक बार मैं चाहता हूँ, इन बेटियों ने बहुत अच्छा बोला है, एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियां हो। जब जब ये बेटियां स्पीच दे रही थी, मैं आप सबको बड़े गौर से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आप किस प्रकार से सुन रहे हैं। और मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पर 3 प्रकार के लिसनर हैं: कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कौन कौन से? मैं नहीं बोलूंगा, मैं केवल 80% बोलूंगा, 20% आपको बोलना पड़ेगा। जहां मैं बोलना रुकूंगा समझ जाना, आपको वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। हम 3 प्रकार के लिसनर्स होते हैं। कौन कौन से? कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस और इसे शॉर्ट में CPU लिसनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C का मतलब कॉन्शियस लिसनर, P का मतलब, U का मतलब। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर बैठे हुए एक एक बच्चे को मैं पहचान चुका हूँ कि कौन कॉन्शियस लिसनर है, कौन पार्शियल कॉन्शियस लिसनर है और कौन अनकॉन्शियस लिसनर है। लेकिन मेरे पहचानने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप खुद को पहचाने कि आप कौन से लिसनर हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, मुझे मालूम चल गया है कि आप किस प्रकार के लिसनर हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पहचानने से आपको फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तब होगा जब आप खुद को पहचानें। तो मैं अब एक तरीका बताने वाला हूं पुरुषोत्तम को, जिससे पुरुषोत्तम पहचानेगा कि वो किस कैटेगरी में आता है, कॉन्शियस, पार्शियल कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस। पुरुषोत्तम, अभी मैंने बताया हम 3 प्रकार के लिसनर होते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार का कॉन्वर्सेशन भी करते हैं। कॉन्वर्सेशन कितने प्रकार का करते हैं? 2 प्रकार का। एक कॉन्वर्सेशन ऐसा होता है जिसे करने के लिए हमें दूसरों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जब भी हम माता पिता से बात करें, टीचर से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, पुरुषोत्तम, ऐसा कॉन्वर्सेशन जिसे करने के लिए हमें दूसरों की भी जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्वर्सेशन। क्या कहते हैं? सभी को बोलना पड़ेगा। ऐसा कॉन्वर्सेशन जिसे करने के लिए हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं। लेकिन एक और कॉन्वर्सेशन होता है जिसे करने के लिए हमें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें तो हम ही पर्याप्त हैं, क्योंकि हम भी को अपने आप से अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें करते रहते हैं। आचार्य पवन ने कहा कि अगर कोई बच्चा बातचीत करेगा तो उसे क्लासरूम में भेज दिया जाएगा। इस कारण बच्चों ने बातचीत करना बंद कर दिया नहीं किया। बातचीत भी पुरुषोत्तम हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ फॉलो करती है, खत्म नहीं होती है, केवल डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन बाहर से कहां की तरफ चली गई? अंदर की तरफ। तो दूसरा कॉन्वर्सेशन होता है इंटरनल कॉन्वर्सेशन। कौन सा होता है? इंटरनल। तो अभी तक मैंने एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं। हम 3 प्रकार के लिसनर होते हैं। और कौन से? पीछे से आवाज नहीं आएगी, मैं सबको देख रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। 3 प्रकार के लिसनर होते हैं। हम 2 प्रकार का कॉन्वर्सेशन करते हैं। जो हमारी लिसनिंग है वो हमारे
इंटरनल कॉन्वर्सेशन से कनेक्टेड है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हमारा इंटरनल अब हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में होता है परसोत्तम, तभी हम सुन पाते हैं, नहीं तो हम सुन नहीं पाते हैं। मैंने अपनी दीदी को इसलिए जाने के लिए बोला क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे का इंटरनल कॉन्वर्सेशन उनकी तरफ जा रहा था। तो मुझे मालूम है कि जैसे ही आपकी आंखें उधर जाएगी, आपकी कानों की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी लिसनिंग हमारे इंटरनल कॉन्वर्सेशन से कनेक्टेड होती है। अगर हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में रहता है, अगर हम क्लासरूम में हैं, हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन भी क्लासरूम में है, तो हम बन जाते हैं पुरुषोत्तम कॉन्शियस लिसनर। कौन से लिसनर? लेकिन अगर हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन घूमने के लिए जाता है, आपकी आंखों के मूवमेंट से मुझे लगातार मालूम चल रहा है कि कब किस बच्चे का कॉन्वर्सेशन घूमने के लिए चला गया है। और टीचर को भी ये पता है। टीचर इस इंटरनल कॉन्वर्सेशन को ध्यान कहता है। क्या कहता है? ध्यान। कभी टीचर बीच में बोलता है ध्यान कहाँ पर है तुम्हारा, क्योंकि टीचर को भी मालूम है कि ध्यान हैंडीकैप होता है, वो अकेला जा ही नहीं सकता, वो कान से सुनने की ताकत उधार लेके जाता है। और आपको मालूम ही नहीं चलता, आप क्लासरूम में 35 से 40 मिनट का लेक्चर सुनते हैं, आपका कान कईयों बार बीच बीच में सुनता ही नहीं है, और हम बन जाते हैं कौन से लिसनर? पार्शियल कॉन्शियस लिसनर। मतलब पुरुषोत्तम मैं कह रहा हूं कि अगर इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में है तो हम कौन से लिसनर हैं? कॉन्शियस। अगर बीच बीच में घूम रहा है तो हम। और कुछ बच्चों को मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, जो दूसरे नंबर पे बच्चा बैठा है, क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम, मैं कुछ बच्चों को ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, शुरू से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं उनके कंधों में थोड़ा ज्यादा, कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा मूवमेंट है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, जिन बच्चे से मतलब बच्चियां भी हैं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जिनके कंधों में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है, मुझे थोड़ा आंखों में भी ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है। इससे मुझे अंदाजा लग रहा है कि उनमें ताकत नहीं है कि वो अपने ध्यान को वर्तमान में रख लें, मतलब अपने इंटरनल कॉन्वर्सेशन को वर्तमान में रख लें। और ऐसा बच्चा जब क्लासरूम में होता है, सामने दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि कान नहीं सुनते हैं, हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन सुनता है। कौन सुनता है? इंटर। और ऐसे लिसनर को बोलते हैं अनकॉन्शियस लिसनर। क्या बोलते हैं? तो मेरी स्पीच का पहला फेज खत्म हो गया है। एक बार रिपीट करते हैं, जो मैंने बोला दोबारा से रिपीट करते हैं। हम 3 प्रकार के लिसनर होते हैं। कौन कौन से? हम 2 प्रकार का कॉन्वर्सेशन करते हैं। कौन कौन सा? जो हमारी लिसनिंग है वो कनेक्टेड होती है कौन से कॉन्वर्सेशन से? इंटरनल कॉन्वर्सेशन से। ये केवल यहाँ वाले बच्चे बोल गए, पीछे से आवाज नहीं हो रही। किससे कनेक्टेड होती है? अगर इंटरनल कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट में है, कौन से लिसनर बन जाते हैं हम? और अगर बीच बीच में घूम रहा है, कौन से लिसनर बन जाते हैं? और अगर बाहरी है, कौन से लिसनर बन जाते हैं? अनकॉन्शियस लिसनर। इस वाली रो में 1 2 3, एक से हाथ उठाएंगे। 1 हाथ उठाएगा, 2 3 4 5 6 7, खड़ा हो जाए। क्या नाम है बच्चे आपका? जोर से बोलना पड़ेगा। रवि। रवि, आपको बताना है अभी तक मैंने कितने स्कूल्स में लेक्चर दिया है, और कोई नहीं बताएगा। रवि, आपको बताना है, और ये जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि मुझे श्राप मिला है। मैं जिससे भी पूछूंगा वो जवाब नहीं दे पाएगा। मेरे आने से पहले डॉक्टर सचिन आपको बार बार बता रहे थे कि आचार्य भवन ने 2800 प्लस स्कूल्स में लेक्चर दिया है। मैंने भी जब लेक्चर शुरू किया तो बताया मैं 2800 स्कूल्स में, और कितने बच्चों से? 5,50,000 बच्चों से बात कर चुका हूं। लेकिन ये जवाब नहीं दे सकता क्योंकि कान नहीं सुनते हैं। कौन सुनता है पता है? इंटरनल कॉन्वर्सेशन सुनता है। और आज के बाद अगर क्लासरूम में किसी बच्चे के कम नंबर आते हैं तो ये मत समझना कि उसका दिमाग कमजोर है, बस इतना समझ जाना कि इसके शायद कान कमजोर है, और जब टीचर पढ़ाते हैं इसके कान बीच बीच में सुनना बंद कर देते। और मुझे तो श्राप मिला है,
अभी 2 मिनट के बाद फिर से रवि की तरह एक बच्चे को खड़ा करूंगा और इस बात का चैलेंज है कि वो मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता। मुझे जादूगर मत समझना, केवल इतना समझ जाना कि थोड़ी देर पहले इसका ध्यान और कहीं पर था, और ध्यान हैंडीकैप होता है, कान से सुनने की ताकत साथ में लेके जाता। तो बहुत खतरनाक। 30 मिनट और बात करूंगा, लेकिन 30 मिनट में ऐसे बच्चों को बीच बीच में से खड़ा करके सवाल करूंगा और इस बात का चैलेंज देता हूं फिर से कि वो जवाब दे ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी आंखों के मूवमेंट मुझे चीख चीख कर बता रहे हैं कि कब कौन सा शब्द आपका कान सुन रहा है और कब नहीं सुन रहा है। तो मैं तो 2 मिनट के बाद फिर से टेस्टिमोनियल खड़ा करूंगा। बैठ जाओ रवि, दोबारा से भी पूछ सकता हूं। अब मैं बताता हूं कि आज के लेक्चर की थीम क्या है। मैंने लगभग 100 ऐसे बच्चों के ऊपर गौतम 100 ऐसे बच्चों के ऊपर केस स्टडी किया जो साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के समय पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती। समझ में आया मैंने क्या कहा? यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है, टीचर को लगता है कि ये जरूर टॉप करेगा, लेकिन पेपर के समय जाने उनके साथ क्या होता है, उन्हें लगता है कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मैं भूल सा रहा हूँ, तो उनकी परफॉर्मेंस एकदम डाउन होती जाती है। और मैंने डॉक्टर सचिन से ही रिक्वेस्ट किया था कि पेपर से पहले ही मुझे बात करनी है बच्चों से, तब जाके मुझे परमिशन मिली है। तो ये कमाल की केस स्टडी है। इस स्टडी का नाम है गुड टू ग्रेट। क्या नाम है? मैं 2 बार आपके स्कूल में आया हूँ। एक बार आया हूँ 2019 में, फिर दूसरी बार आया था 2021 में, फिर अभी 4 साल के बाद आया हूँ। और टॉपिक है इस बार का गुड टू ग्रेट। क्या है? गुड टू ग्रेट। जब पहली बार आया था टॉपिक था लर्न हाउ टू लर्न। जब दूसरी बार आया था टॉपिक था द स्मार्ट एजुकेशन। और इस बार का टॉपिक है गुड टू ग्रेट। हर लेटर का अपना मतलब है, GREAT। आने वाले 30 मिनट में हर लेटर के मतलब से मैं आपको रूबरू करा दूंगा। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। तो जब पुरुषोत्तम हमने स्टडी किया 100 बच्चों के ऊपर कि 100 बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हमने ब्रेन को स्टडी किया कि इंसान का ब्रेन होता कैसे और कैसे मेहनत करता है। तो सबसे पहले जब हमने ब्रेन को स्टडी किया तो हमें मालूम चला हम सबके ब्रेन में 2 चीजें, 2 बातें कॉमन होती है। पहली, हम सबके ब्रेन को काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ये हम सबके ब्रेन में कॉमन है। गौतम, आपका ब्रेन, मेरा ब्रेन, डॉक्टर सचिन का ब्रेन, पुरुषोत्तम का ब्रेन, रवि का ब्रेन, हम सबके ब्रेन में एक बात कॉमन है, इसे काम करने के लिए बहुत ज्यादा किसकी जरूरत है? एनर्जी। हमने पता किया कितना, तो मालूम चला 20% एनर्जी केवल ब्रेन यूज करता है। जैसे अगर मैंने 300 क्यूबिक ऑक्सीजन ली तो 60 क्यूबिक ऑक्सीजन अकेला कौन यूज करेगा? ब्रेन यूज करेगा, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि पुरुषोत्तम हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस कारण हमारा ब्रेन एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? दोबारा से बोलो, क्या करने की कोशिश करता है? हम सबका ब्रेन, यही ब्रेन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, हम सबका ब्रेन एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है, जिसे मैं बोलता हूं हम सबके ब्रेन का धर्म है एनर्जी को बचाना। आप सभी को बोलना पड़ेगा, हम सबके ब्रेन का धर्म है, पीछे से कम आवाज आ रही है, हम सबके ब्रेन का धर्म है एनर्जी को बचाना। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक हमारा ब्रेन एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज करता है, इस कारण वो क्या करता है? एनर्जी को बचाने की कोशिश करता है। इस कारण हमारा ब्रेन 3 चालें करता है, 3 कॉन्स्पिरेसी रचता है। हम सबका ब्रेन एनर्जी को बचाने के लिए 3 चालें चलता है। पहली चाल, हम सबका ब्रेन ऐसे काम को करने से बचता है जिसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। मैं इस लाइन को दोबारा से बोलूंगा, हम सबका ब्रेन ऐसे काम को करने से बचता है जिसमें उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि
कोई ऐसा काम बता सकते हो जिसमें ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आप करते भी हो? क्या है? क्या है? स्टडी करना। हम सबका ब्रेन स्टडी करने से बचने की कोशिश करता है, इसलिए हमारे माता पिता पीछे पड़े रहते हैं, टीचर पीछे पड़े रहते हैं, तब भी हमारा ब्रेन पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, कईयों बार किताब तो उठा लेता है, 2-4 लाइनें भी पढ़ लेता है, लेकिन 2-4 लाइनें पढ़ने के बाद कहता है भाई एनर्जी लग रही है और मेरा धर्म है गौतम एनर्जी को बचा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्लान करते हैं कि कल सुबह जल्दी जागेंगे और फिजिक्स के 2 चैप्टर को खत्म करेंगे, अलार्म लगाते हैं, सुबह 5 बजे उनकी नींद भी खुलती है। जैसे ही नींद खुलती है ब्रेन कहता है भाई पढ़ेगा तो, बोलो पढ़ेगा तो, और मेरा धर्म है एनर्जी को बचाना। आपको पता ही नहीं है आपका ब्रेन आपको पढ़ने नहीं देता। और मैंने कहा ये थोड़ा हमारी सारे मैंने कहा गौतम कि हम सबका ब्रेन एक जैसा है, और हम सबका ब्रेन एक जैसा है तो हम सबका ब्रेन एनर्जी को सेव करने की कोशिश करता है। इसलिए पूरी दुनिया में 97% लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। जैसे हर कोई अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता है, ट्रैक सूट खरीदता है, जूते खरीदता है, रिस्ट वॉच खरीदता है, अलार्म खरीदता है, अलार्म लगाता भी है और 3-4 दिन तक दौड़ भी लगाता है। 3-4 दिन के बाद उसका ब्रेन कह देता है भाई दौड़ेगा तो एनर्जी, जिम भी ज्वाइन करता है लेकिन ज्यादा दिन तक जिम नहीं जा पाता, क्योंकि हम सबका ब्रेन एनर्जी को सेव करने की कोशिश कर। ये सबसे पहले BF स्किनर, आप सबको बोलना पड़ेगा, क्या नाम है? जोर से बोलो, BF स्किनर। लिख भी सकते हो, क्या नाम है? BF स्किनर। ये सबसे पहले एक महान साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर ने पता किया। उसने कहा कि हम सबका ब्रेन एनर्जी को लिख लो पहले फिर बताता हूं। BF स्किनर, SKINNER, BF स्किनर। सबसे पहले अब मेरी तरफ देखो, सभी मेरी तरफ देखो, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर जवाब नहीं दे पाओगे। BF SKINNER, BF स्किनर। अब मेरी तरफ देखो जल्दी से सभी। अब लिखवाऊंगा नहीं, नोट्स दूंगा आपको, नोट्स मैं सचिन सर को नोट्स शेयर कर दूंगा, दिखा भी रहा था। BF स्किनर ने सबसे पहले ये कहा कि हम सबका ब्रेन इनबिल्ट प्रोक्रेस्टिनेटर है। क्या है? इनबिल्ट क्या है? प्रोक्रेस्टिनेटर। मतलब हम सबका ब्रेन को अगर आप आदेश देंगे किसी काम को करने की तो वो हमेशा काम करने को टालेगा। सबका ब्रेन, मेरा भी आपका भी। जब मैंने गौतम इस स्टडी को पढ़ा तो मुझे संदेह हुआ, क्योंकि जब 2021 में मैं आपके स्कूल में आया था तो मैं कुछ क्लासेस में जाकर के बच्चों से मिला। मैंने देखा कि एक क्लास में 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे टीचर नहीं पड़े हुए हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे खुद ब खुद मेहनत कर रहे हैं। 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको टोकना पड़ रहा है, जिनको माता पिता को दबाव डालना पड़ रहा है। तो जब मैंने BF स्किनर की ये स्टडी को पढ़ा तो मुझे संदेह आया कि अगर BF स्किनर कह रहा है कि हम सबका ब्रेन पढ़ने से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ बच्चों का ब्रेन तो लगातार पढ़ रहा है, वो तो मना नहीं कर रहा। समझ में आ रहा ना मेरी बात? आपके साथ भी कुछ बच्चे होंगे जिनको टीचर को नहीं टोकना पड़ता है, वो तो पढ़ाई करते हैं, उनको माता पिता को नहीं टोकना पड़ता, वो तो पढ़ाई करते हैं। तो मैंने इस किताब में BF स्किनर की किताब से एक सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि सबका ब्रेन एक जैसा है तो सबका ब्रेन पढ़ाई का अपोज करना चाहिए, कुछ बच्चों का ब्रेन नहीं कर रहा है, कुछ बच्चों का कर रहा है। तो BF स्किनर की किताब ने जवाब दिया कि जिन बच्चों का रिवॉर्ड फिट है, क्या है? क्या? जोर से बोलो, क्या है? फिट बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा रिवॉर्ड सेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, लेकिन BF स्किनर ने सेट सबका प्रयोग नहीं किया। गोल सेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। BF स्किनर की किताब में कहा
कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 100% चांस है कि उनके ब्रेन के अंदर रिवॉर्ड फिट है। पुरुषोत्तम आज एक एक्सपेरिमेंट करना, जो आपका क्लास का टॉपर बच्चा है, लगातार पढ़ता है, उससे पूछना तू इतनी पढ़ाई क्यों करता है। 100% वो जवाब देगा कि बड़े होके मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और पुरुषोत्तम एक बच्चे से पढ़ना जिसके नंबर बिल्कुल नहीं आते, वो जवाब नहीं दे पाएगा। बीएफ स्किनर कह रहा है कि अगर बच्चे का रिवॉर्ड फिट, जोर से बोलना पड़ेगा, अगर रिवॉर्ड फिट है तो वो पढ़ाई करेगा, उसका ब्रेन पढ़ाई करने में उसकी मदद करेगा। और अगर रिवॉर्ड फिट नहीं है तो चाहे जितना माता पिता कह दें, चाहे आचार्य भवन रवि को बीच में खड़ा होकर टेस्टिमोनियल बना दें, परिवर्तन नहीं आए। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे बैठे हैं, प्लीज रिवॉर्ड को फिट करो। क्या? रिवॉर्ड को फिट करो। जैसे ही रिवॉर्ड फिट होगा फिर ब्रेन प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दे। जब बीएफ स्किनर ने फिट शब्द का प्रयोग किया तो फिर से मुझे एक डाउट आया कि इसने सेट शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। दुनिया तो कहती है गोल सेट होना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए, बट बीएफ स्किनर ने फिट शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो बीएफ स्किनर ने कहा दोनों में इंटेंसिटी का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? इंटेंसिटी। वो कहता है कि एक बच्चा अपने टारगेट को लिखता है, रोज लिखता है, तो उसका टारगेट फिट होता है। क्या होता है? फिट होता है। और जो केवल दूसरों को बताता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, उसका टारगेट फिट नहीं होता। क्या होता है? सेट होता है। मतलब मैं आपसे ये कह के जा रहा हूँ कि जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, दिन में एक बार उसे कागज पे लिखने की आदत डालो। और जैसे ही कागज पे लिखोगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? और इंटेंसिटी बहुत कमाल की। आप सभी ने एक डायलॉग सुना होगा कि अगर किसी टारगेट को शिद्दत से चाहेंगे तो सारी कायनात उस टारगेट को मिलाने में आपकी मदद करेगी। वो शिद्दत शब्द का प्रयोग मतलब है इंटेंसिटी। क्या? और इंटेंसिटी सोचने से नहीं बढ़ेगी, किससे बढ़ेगी? लिखने। अब आपको एक काम करना है, आपके जो 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं, लगभग 50 दिन उनके फाइनल एग्जाम में रह गए हैं। आपको एक काम करना है, जितने आपको बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज चाहिए, हर दिन उतने परसेंटेज का टारगेट अपनी कॉपी में लिखना है। ना माता पिता को बताना है, ना टीचर को बताना है, ना दोस्तों को तो बिल्कुल ही नहीं बताना है, केवल एक दिमाग को बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि दिमाग के अंदर क्या बढ़ जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? इंटेंसिटी। क्या बढ़ जाएगा? चलिए आचार्य भवन, आपने ये तो बता दिया कि हमें अपना गोल फिट करना है, और आपने तरीका भी बता दिया कि गोल को कैसे फिट करना है। लेकिन ब्रेन फिर भी बाज नहीं आता पुरुषोत्तम। गौतम, जैसे ही आपने उसको बोल दिया कि डॉक्टर बनना है, रोज लिख रहे हैं कि मुझे एम्स में डॉक्टर की सीट पे जाना है, तो ब्रेन पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर हिसाब किताब करेगा, फिर कहेगा कि सारी किताबों को सामने रखो, मैं देखूंगा किस किताब को पढ़ने में एनर्जी कम लगती है। आपको पता है, देखो बायो वाले बच्चे अच्छे से समझेंगे। बायो वाला बच्चा 11, 12, आपने कहा डॉक्टर बनना है, ब्रेन ने कहा चल पढ़ेंगे, लेकिन कहेगा कि सामने सारी किताबें रखो, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अब मैं हिसाब किताब लगाऊंगा किस किताब को पढ़ने में एनर्जी। आपको पता है बायो वाले बच्चों, आपका ब्रेन चाहता है कि आप फिजिक्स नहीं पढ़ें, क्योंकि उसे लगता है कि फिजिक्स पढ़ेंगे तो वो चाहता है आप बॉटनी बहुत पढ़ें, जियोलॉजी बहुत पढ़ें, केमिस्ट्री बहुत पढ़ें, लेकिन फिजिक्स पढ़ने से बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ब्रेन का धर्म है, क्या धर्म है ब्रेन का? एनर्जी को बचाना। तो हमने कहा कि अगर प्रोक्रेस्टिनेशन है
तो आपको रिवॉर्ड फिट करना है, और अगर फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपको फ्रेंडशिप पॉलिसी अपनानी है। कौन सी पॉलिसी अपनानी है? अब दूसरी बताने वाला हूं क्या करना है आपको। जिस बच्चे के जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं, आपको क्या करना है, रात में सोते समय उस सब्जेक्ट की किताब को अपने पास में रख के सोना है। मैंने ये नहीं कहा कि पढ़ना है, मैंने क्या कहा, मतलब बायो वाले बच्चे अगर फिजिक्स टफ लग रही है तो रात में सोते समय फिजिक्स की किताब को पास में रख के सोना है। जहां जिस जगह आप किताब रखते हैं उस जगह सबसे ऊपर उस सब्जेक्ट की किताब को रखना है। और तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आप जाने अनजाने में किसी सब्जेक्ट के टीचर की बुराई करते हैं या पीठ पीछे बुराइयां सुनते हैं, फिर से बात कर रहा हूं, अगर जाने अनजाने में आप किसी सब्जेक्ट के टीचर की बुराई करते हैं या पीठ पीछे किसी की बुराई सुन लेते हैं, तो ब्रेन उस सब्जेक्ट को अपना दुश्मन मान लेता है। याद रखना, 50 दिन तक किसी भी सब्जेक्ट के टीचर की पीठ पीछे बुराई ना तो सुनना है ना करना है। इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप पॉलिसी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप। तो दो चालें हो गई। पहली चाल उसने किया कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एनर्जी बचाना है। आपने उसे रिवॉर्ड फिट कर दिया, उसने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा मैं फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आपने कहा नहीं मैं हर सब्जेक्ट को बराबर वक्त दूंगा। फिर वो लास्ट एक और कॉन्स्पिरेसी रचता है, तुम बहुत जिद्दी हो, मेरी बात नहीं मान रहे हो। फिर वो हाथ जोड़ता है और गुजारिश करता है, टॉपिक्स वो पढ़ो जो मैं आज भी रिवीजन कर रहे थे आप। मैं देख रहा था कि बच्चे यहाँ स्पीच दे रहे थे और एक बेटी को मैं देख रहा था कि उसका रिवीजन चल रहा था, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि वो वही क्वेश्चन रिवीजन कर रही होगी जो उसे ऑलरेडी आता है। हमारा ब्रेन उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ता है जो हमें ऑलरेडी आता, और जो नहीं आता हमारा मन करता है कि टीचर से खड़े होकर सवाल कर लेते हैं, खड़े भी हो जाते हैं। ब्रेन कहता है भाई बेइज्जती हो जाएगी, नहीं पूछ, आपको पूछने ही नहीं देता। आपका मन करता है कि टीचर आज अकेले हैं, उनसे जाकर डाउट ले लेते हैं। आप कॉपी उठाते हैं, पेन उठाते हैं, टीचर के पास डाउट लेने के लिए जाते हैं। टीचर से बोलते हैं सर प्लीज ये क्वेश्चन नहीं आया, समझा दो। टीचर आपसे कहता है बेटे 5 मिनट वेट कर, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, फिर तुझे बताता हूँ। ब्रेन कहता है भाव खा रहे हैं सर, अब नहीं पूछना कभी इनसे। और पूरे साल से आपको उस टीचर से डाउट आपका ब्रेन नहीं लेने दे रहा है। इस कॉन्स्पिरेसी को बोलते हैं अवॉइड सम टॉपिक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अवॉइड सम। अब देखो ये कॉन्स्पिरेसी बन गई पीएफ अकाउंट। क्या बन गई? जोर से, इधर से बच्चों की कम आवाज आ रही है। क्या बन गई? पीएफ अकाउंट। पी का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, पी का मतलब, एफ का मतलब फेवरेट सब्जेक्ट। क्या मतलब? और ए का मतलब अवॉइड सम टॉपिक। क्या मतलब? अवॉइड सम टॉपिक। हमने गीता यूनिवर्सिटी के साथ मिलके तीसरी कॉन्स्पिरेसी के ऊपर काम किया। मैं आपको बताने वाला हूं, पेपर के पहले आपकी बड़ी मदद करेगी। स्ट्रेटेजी का नाम है ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक स्ट्रेटेजी। क्या नाम है? दोबारा से बोलना पड़ेगा भाई, मुझे मजा नहीं आ रहा है, इतने बच्चे बैठे हैं, आवाज मेरे कानों तक नहीं आ पा रही है। स्ट्रेटेजी का नाम है ग्रीन। सर वो जो बंच बैठे हुए हैं ना पीछे ईस्ट वाला, अगर मैं देखिए पहली बात, क्या नाम है बच्चे आपका जो दूसरे नंबर पे बेटी बैठी है? योगिता। योगिता, स्ट्रेटेजी का मतलब ये रहता है कि स्ट्रेटेजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन फायदा नहीं करती है। फायदा तभी करती है जब आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट। तो पहली स्ट्रेटेजी का नाम है ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक। गौतम क्या करना है? आज छुट्टी के बाद 3:30 बजे आपकी छुट्टी होगी, आप घर जाएंगे, जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं उस सब्जेक्ट की किताब को उठाएंगे। योग्यता समझ में आ रहा है? उस सब्जेक्ट की किताब को उठाएंगे, पेन हाथ में लेंगे, उस किताब का दूसरे नंबर का पेज खोलेंगे। कौन से नंबर का? दूसरे। इंडेक्स नजर आएगा। क्या नजर आएगा? इंडेक्स। अब क्या करना है गौतम? इंडेक्स के ऊपर पेन से जी और आर बनाना है। क्या बनाना है?
जोर से बोलो, क्या बनाना है? लिखना नहीं है, अभी सबको नोट्स देकर जाऊंगा। क्या बनाना है? जी और आर। योग्यता, जी का मतलब है उस इंडेक्स में से जो जो टॉपिक, जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं उसके आगे आपको बना देना है जी। क्या बना देना है? जी। और जिसमें थोड़ा बहुत भी गौतम डाउट है उसके आगे बना देना है आर। मतलब आज 4 बजे आपके सामने 2 कॉलम होंगे, एक जी कॉलम होगा और दूसरा आर कॉलम हो। जी का मतलब ये वाला टॉपिक ब्रेन पढ़ना चाहता है और आर का मतलब ये वाला टॉपिक ब्रेन नहीं पढ़ना चाहता। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अभी जाते समय डॉक्टर सचिन सर से मैं 10 बच्चों, हर क्लास में से 10 बच्चों के नाम लेके जाऊंगा। हर क्लास के 8th के 10 बच्चे, 9th के 10 बच्चे, 10th के 10 बच्चे, 11th के 10 बच्चे और 12th के 10 बच्चे। हर क्लास से 10 बच्चों के नाम लेके जाऊंगा और मुझे इन बच्चों का इंडेक्स का फोटो कल व्हाट्सएप पर चाहिए। समझ में आ गया ना मेरी बात? मेरा उद्देश्य प्रवचन देना नहीं है, मेरा उद्देश्य है परिवर्तन लाना। क्या उद्देश्य है? कल मुझे इंडेक्स चाहिए 50 बच्चों का, हर क्लास में से 10 बच्चों का इंडेक्स गौतम मैं अपने व्हाट्सएप पर मंगाऊंगा। अभी क्या करना है? कल सुबह इस योग्यता, इसी सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक बाइफरकेट किए हैं, इसी किताब को उस सब्जेक्ट के टीचर के पास ले जाना है और रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरे एग्जाम में 50 दिन रहे हैं, प्लीज ये कुछ 4-5 टॉपिक हैं जो तंग कर रहे हैं, इनके कारण मेरी रैंक गिर सकती है, प्लीज मेरी मदद कर दो। ब्रेन को लगेगा इंटेंसिटी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? ये 50 दिन प्लीज आपको अपनी इंटेंसिटी के ऊपर काम करना है। ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक आपकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है। तो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इनको अपनी किताब पर ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक छांटना है। और 11th और 12th को मैं डायरी देके जाऊंगा। डायरी में 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 5 पेज दिए गए हैं जिसमें आपको ग्रीन टॉपिक और रेड टॉपिक की लिस्ट बनाना है। इज इट ओके? आगे चले तो गुड टू ग्रेट में जी का मतलब है ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक। एक बार बोलो, जी का मतलब क्या है? एक और बार बोलो, जी का मतलब क्या है? आचार्य पवन, ये तो समझ में आ गया, आपने बताया ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक। आज हम इसके ऊपर काम करेंगे। मैं 50 बच्चों के नाम भी लेके जाऊंगा, उनका इंडेक्स का फोटो मंगवाऊंगा। लेकिन आचार्य भवन, आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि हम में से ज़्यादा बच्चों के नंबर नहीं बढ़ रहे। हम मेहनत तो कर रहे हैं आचार्य भवन, अभी भी हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नंबर नहीं बढ़ते हमारे। इसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टॉप किया होगा 6th क्लास में। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके 6th या 7th क्लास में 98% आए थे, लेकिन फिर उतने नहीं आए, फिर धीमे धीमे कम होते गए। हमने इसके बारे में स्टडी किया। योग्यता, एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, आप भी देख सकते हो। हमने क्या किया, 100 बच्चों की पीरियडिक 1 PT1 की जो कॉपी थी वो मंगाई, PT2 की कॉपी मंगाई और मिड टर्म की कॉपी मंगाई। हमने एक चीज कॉमन देखी कि बच्चा हर टेस्ट में सेम मिस्टेक्स को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो आज भी आप PT1 की कॉपी चेक करना, आपको मालूम चलेगा वही सेम क्वेश्चन आप मिड टर्म में भी गलत कर आए, जिसके नंबर आपके PT1 में कटे थे। पहला साइंटिस्ट था BF स्किनर। ये रिसर्च की एल्बर्ट वेंडूरा ने। किसने? लिखना नहीं, मैं नोट्स भेजूंगा। किसने किया? एल्बर्ट वेंडूरा ने। रवि, एल्बर्ट वेंडूरा ने देखा कि व्यक्ति अगर मिस्टेक रिपीट करता है तो ब्रेन पैटर्न बना लेता है, फिर वो मिस्टेक्स रिपीट करवाता है। गौतम, चाहे विराट कोहली क्यों ना हो, मेरे मन में सवाल आता था कि विराट कोहली इतना महान खिलाड़ी है, फिर भी इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? बाद में मालूम चला कि उसका भी मिस्टेक्स का पैटर्न बन जाता है बाहर की बॉल को टच करने का, इसलिए उसे पैटर्न को तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं ये कह के जा रहा हूं कि आप सबके टेस्ट में होने वाली गलतियों का पैटर्न बन चुका है। अभी मेरी प्रिंसिपल सर से बात हो रही थी, हम प्री बोर्ड में आपका ये पैटर्न आपके सामने रखेंगे कि आपका कौन सा पैटर्न बना है। एक मैंने चार्ट बनाया, चार्ट का नाम है रिजल्ट एनालिसिस चार्ट। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है?
10th क्लास 12th क्लास आपके प्री बोर्ड के पेपर में लास्ट वाले पेज पर एक चार्ट आएगा इस बार प्री बोर्ड के, इस वाले में भी आएगा। फिर जो आपका सेकंड होगा, छुट्टियों के बाद एक और पेपर होगा, उसमें आपको 2 मौके मिलेंगे कि आप फाइनल में होने वाली मिस्टेक्स को पहले से मैनेज कर लें। मैंने सर से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि इस बार के प्री बोर्ड का नाम बदल के हम मिस्टेक मैनेजर रख देते हैं, तो सर ने कहा ये तो हो जाने देते हैं, जो नेक्स्ट होगा छुट्टियों के बाद उसका नाम हम क्या रख देंगे, मिस्टेक मैनेजर। क्या नाम रख देंगे, मिस्टेक। अभी क्या होगा, प्री बोर्ड के लास्ट पेज पर आपका एक चार्ट होगा जिसका नाम होगा रिजल्ट एनालिसिस चार्ट। क्या नाम होगा, पेपर देके गए, प्री बोर्ड का पेपर देके गए, खराब हो गया, दुखी नहीं होना, पेन उठाना, जो जो क्वेश्चंस में गलती हुई है उन क्वेश्चंस को लिखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए। अगले दिन उस सब्जेक्ट के टीचर के पास जाके वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। ब्रेन को लगेगा कुछ बढ़ गया है। क्या बढ़ गया, इंटेंसिटी। ये 50 दिन हमें अपनी इंटेंसिटी के ऊपर काम करना है। 2 स्ट्रेटेजी मैंने बता दी। पहली स्ट्रेटेजी का नाम है ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक। एक बार जोर से बोलो, पहली स्ट्रेटेजी ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक। दूसरी स्ट्रेटेजी रिजल्ट एनालिसिस। क्या है, आचार्य पवन, ये तो समझ में आ गया। एक बात बताओ, टाइम को कैसे मैनेज करें। अब मैं बताने वाला हूं कि पेपर के समय आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है। सुनना चाहते हैं, नहीं सुनना, सुनना है, चलिए अब बताता हूं। अब तीसरे साइकोलॉजिस्ट का नाम बताने वाला हूं। तीसरे साइकोलॉजिस्ट का नाम है डॉक्टर थॉमस सुडॉफ। क्या नाम है, डॉक्टर थॉमस सुडॉफ को 2013 में नोबेल प्राइज मिला। उसने कहा न्यूरॉन्स दैट वायर टुगेदर दैट फायर टुगेदर। एक बार आपको भी बोलना पड़ेगा, न्यूरॉन्स दैट वायर, मतलब जो न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हैं उनमें से अगर किसी भी एक न्यूरॉन को टच किया जाता है तो सारे के सारे न्यूरॉन में स्पार्किंग होती है। उदाहरण से समझो, अगर आप पास्ट की किसी भी एक इंसिडेंट को याद करेंगे तो डॉक्टर थॉमस सुडॉफ की नोबेल प्राइज विनर रिसर्च कह रही है कि उस इंसिडेंट के आसपास की चीजें भी आपको याद आने लगेंगी। क्यों, क्योंकि उसने कहा याद अकेली नहीं आती। क्या कहा, एक और बार बोलो, क्या कहा, याद अकेली नहीं। अब इसी को पुरुषोत्तम हमने यूज किया टाइम मैनेजमेंट के लिए। हमने कहा याद अकेली नहीं आती, तो ऐसा करते हैं कि सारे क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करते हैं। आपके टीचर भी आपसे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करो, बुलेट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। हमने कहा याद अकेली नहीं आती, तो सारे क्वेश्चन को रिवाइज क्यों करना है, उसके बुलेट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि याद अकेली नहीं आती तो सारा का सारा क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाएगा। तो हमने गौतम बनाया इफेक्टिव स्मार्ट रिवीजन। क्या बनाया, क्या बनाया, इफेक्टिव स्मार्ट रिवीजन। हमने कहा कि कहीं बच्चे फोन पर बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो हमने कहा कि आप बातें तो करो लेकिन 30% इसमें पढ़ाई की बातें ऐड कर लो। क्या ऐड कर लो, 30% पढ़। मतलब मैं ये कह रहा हूं पेपर के समय भी गप मारो, लेकिन गप में मारो कि डिफरेंशिएशन के 5 फॉर्मूले मैं बताता हूं, इंटीग्रेशन के 5 फॉर्मूले तू बता दे। 10th क्लास का बच्चा बात करे कि 10 की सारी वैल्यू मैं बता देता हूं, कोसेक की सारी वैल्यू तू बता दे। केमिस्ट्री का, कॉमर्स का बच्चा बात करे कि पार्टनरशिप फर्म के 5 लीड्स मैं बता देता हूं, 5 लीड तू बता दे। हमने कहा इफेक्टिव स्मार्ट रिवीजन। इसको हिंदी में हमने बोला कि ऐसा रिवीजन जिसे करते वक्त किताब सामने नहीं हो, कॉपी सामने नहीं हो, उसे बोलते हैं इफेक्टिव स्मार्ट रिवीजन। एक बार बोलो, क्या, ऐसा रिवीजन जिसे करते वक्त कॉपी सामने नहीं हो, किताब सामने नहीं हो, कौन सा रिवीजन बोलते हैं उसे, इफेक्टिव स्मार्ट। प्लीज पेपर के समय टाइम को मैनेज करने के लिए इफेक्टिव स्मार्ट रिवीजन किया करो। दोस्तों से पढ़ाई के टॉपिक्स डिस्कस किया करो। जो अच्छा बच्चा है, होशियार बच्चा है, वो किसी दूसरे बच्चे की मदद करने के लिए थोड़ा सा टॉपिक उसे एक्सप्लेन कर दिया करो। ये भी कौन सा तरीका है, इफेक्टिव स्मार्ट रिवीजन। तो 3 स्ट्रेटेजी हो गई। पहली स्ट्रेटेजी ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक, दूसरी स्ट्रेटेजी रिजल्ट एनालिसिस और तीसरी स्ट्रेटेजी इफेक्टिव स्मार्ट। हम ग्रेड की तरफ जा रहे हैं। जी का मतलब ग्रीन टॉपिक रेड टॉपिक, आर का मतलब रिजल्ट एनालिसिस और ई का मतलब इफेक्टिव स्मार्ट। आचार्य पवन एक बात बताओ,
पेपर के समय हमें कितनी मेहनत करनी है और कितनी मौज मस्ती करनी है, क्या हिसाब किताब है आपके पास इसका जवाब? मैंने एक हिसाब किताब बताना है आपको कि आपको कितनी मेहनत करनी है पेपर के समय और कितनी मौज मस्ती करनी है। सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? तो सुनिए। योग्यता, दुनिया में हर व्यक्ति को हर चीज फिक्स क्वांटिटी में मिलती है। आपको जीवन में कितनी ऑक्सीजन लेना है इसकी क्वांटिटी फिक्स है योग्यता, उससे ज्यादा आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते। पुरुषोत्तम, तुम्हें जीवन में कितनी चीनी खानी है उसकी क्वांटिटी फिक्स है, उससे एक दाना ज्यादा आप चीनी नहीं खा सकते। जीवन में कितनी मेहनत करनी है उसकी क्वांटिटी फिक्स है, उससे नहीं बच सकते आप। हाँ, अगर 11th-12th में मेहनत करने से बचोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वांटिटी तो फिक्स है, गौतम आगे करनी पड़ेगी उतनी ही मेहनत। और अगर यकीन नहीं हो तो जाते समय एक रेडी वाले से मिलते हुए जाना, उससे पूछना ये काम क्यों कर रहा है, तो वो जवाब देगा स्कूल और कॉलेज टाइम पे मेहनत करने से बचाता था, इसलिए अपने हिस्से की मेहनत अब कर रहा हूं। और जाते समय किसी एक ऑफिसर से ऑफिस में मिलते हुए जाना और उससे पूछना कि साइन कर रहा है और इतने पैसे मिलते हैं, क्या कारण है, वो जवाब देगा अपने हिस्से की मेहनत मैंने की। और हमारे सामने तो दो उदाहरण बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है जीवन में और अपने हिस्से की मेहनत की है और अब मौज मस्ती भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे अपने मौज मस्ती का कोटा खत्म नहीं किया। मैं कोई हिसाब किताब नहीं बताऊंगा, मैं केवल इतना कह के जाऊंगा, अगर मेहनत करनी है तो करना पेपर के समय, बस इस सोच के साथ करना कि अपनी कोटे की मेहनत अभी खत्म कर रहा हूं। और अगर मौज मस्ती करनी है तो मौज मस्ती करना, लेकिन इस सोच के साथ करना कि मौज मस्ती का कोटा खत्म हो गया, फिर केवल मेहनत ही करनी पड़ेगी, मौज मस्ती नहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं आनंद मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आनंद। तो आचार्य पवन 4 चीजें आपने बता दी, 5 में से आपने ग्रीन टॉपिक, रेड टॉपिक बता दिया, रिजल्ट एनालिसिस बता दिया, इफेक्टिव स्मार्ट रिवीजन बता दिया और आनंद मैनेजमेंट बता दिया। आचार्य पवन, शुरुआत में आप योग्यता, मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ बच्चों के कंधों में मुझे ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है, याद है कहा था? आंखों में ज्यादा मूवमेंट नजर आ रहा है। आचार्य पवन, आपने कहा था कि ऐसा बच्चा सामने बैठा होता है, कुछ सुन ही रहा होता है क्योंकि उसका ध्यान वर्तमान में नहीं होता है। आचार्य पवन, असल में पेपर के समय हमारे को भी दिक्कत आती है फोकस और कंसंट्रेशन में, हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है पेपर के समय, थोड़ा बहुत एंजाइटी भी बढ़ जाती है। क्या कारण है, क्या सॉल्यूशन है, मैं बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? आज का लास्ट टॉपिक स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। एक बीमारी होती है योग्यता, बीमारी का नाम है मेंटल कॉन्स्टिपेशन। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? मेंटल कॉन्स्टिपेशन। मेंटल कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम बताता हूं क्या होते हैं। मेंटल कॉन्स्टिपेशन में कईयों बार हमारा खुद को चोट पहुंचाने का मन करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति दीवार पर सर पटक रहा है, कोई व्यक्ति बेंच पर जोरदार मुक्का मार रहा है, तो समझ जाना कि बीमार है और इसकी बीमारी का नाम है मेंटल। आजकल अखबार में या सोशल साइट्स पर आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी कि किसी बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने, किसी आईजी ने, किसी डीएसपी ने खुद को चोट पहुंचा ली। समझ जाना बीमार था और बीमारी का नाम था मेंटल कॉन्स्टिपेशन। मेंटल कॉन्स्टिपेशन में भूख लगती है, सामने खाना भी होता है, लेकिन खाना खाने की इच्छा नहीं होती। मेंटल कॉन्स्टिपेशन में सारा घर सो जाता है, आप भी बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। समझ जाना सिम्टम पैदा हो चुके हैं और बीमारी का नाम है मेंटल कॉन्स्टिपेशन। अब ये मेंटल कॉन्स्टिपेशन पैदा कैसे होता है वो बताने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? तो सुनिए। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है
या कोई आपको बहकावे में फंसा लेता है। उदाहरण से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे आजकल डीप फेक का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अगर आपका किसी ने कोई गलत फोटो बना लिया, अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात मान, नहीं तो माता पिता से ये फोटो मैं शेयर कर दूंगा, और आप ब्लैकमेल होते जा रहे हैं। 15 से 20 दिन अगर आप किसी परेशानी को दिमाग के अंदर दबा के रखते हैं, किसी को नहीं बताते, तो 15 से 20 दिन के बाद बीमारी पैदा होने लगती है। बीमारी का नाम है क्या आपको अपने माता पिता के ऊपर यकीन नहीं है? आपके माता पिता आपकी हेल्प करेंगे या उस ब्लैकमेलर की हेल्प करेंगे? प्लीज, अगर कोई सी चीज दिमाग में दबा के बैठे हो, कोई सी चीज तंग कर रहे हो, तो तंग कर रही है, तो 15 से 20 दिन के बाद मेंटल कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। प्लीज टू शेयर, क्या टू शेयर। माता पिता, आप गलती भी करते हैं तो भी माता पिता यकीन नहीं करते कि मेरी बेटी गलती कर सकती है। प्लीज, अगर कोई चीज दिमाग में दबी हुई है, पेपर भी खराब चला गया हो, तो भी दिमाग को नहीं, माता पिता गाइड करेंगे। असल में आपको लग रहा है खराब गया है, असल में खराब नहीं गया होता है। अगर कोई सी भी परेशानी है तो प्लीज टीचर से, माता पिता से या बड़े भाई बहनों से जरूर शेयर करें। डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और डिजिटल फ्रॉड के कारण मेंटल कॉन्स्टिपेशन बीमारी पैदा हो जाती है। 4 दिन पहले पंजाब रेंज के आईजी ने डिजिटल अरेस्ट के कारण अपने आप को चोट पहुंचाई। क्यों? क्योंकि वो किसी से शेयर नहीं किया। उसने डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई लेकिन किसी से शेयर नहीं किया। प्लीज़, कभी भी साइबर फ्रॉड में फंस जाओ, कुछ भी हो जाए, माता पिता को जरूर बताना। क्योंकि मैं मानता हूँ शिक्षा अपनी जगह, सुकून अपनी जगह, और सुकून के लिए टू शेयर, क्या टू। और ये स्टूडेंट लाइफ की नहीं, जीवन में कभी भी कोई सी भी चीज तंग कर रही है तो 10 से 15 दिन तक अपने दिमाग में दबा के नहीं रखना। किसी काबिल व्यक्ति के साथ वो जरूर शेयर कर देना, टू शेयर। तो यही बताने के लिए मैं आपके बीच में आया था। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सबके नोट्स हैं, सबके प्रैक्टिकल चार्ट्स हैं। कुछ चार्ट्स मैं पेपर में भी प्रिंट आउट करवाऊंगा, कुछ डायरी देकर जाऊंगा। और किसी भी बच्चे को अगर इंडिविजुअल मुझे मिलना है तो अभी मैं प्रिंसिपल सर के साथ उनके कैबिन में चाय पीऊंगा। अगर किसी बच्चे को इंडिविजुअली मेरे से मिलना है या कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है और वो मेरे से शेयर करना चाहता है तो वो मेरे से भी शेयर कर सकता है, टू शेयर। इज इट ओके? तो यही चीज़ें बताने के लिए आया था। ग्रीन टॉपिक, रेड टॉपिक, घर पे इंडेक्स के ऊपर काम करें, आज ही काम करें, क्योंकि आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। देन प्री बोर्ड में हर पेपर का रिजल्ट एनालिसिस करें, बिना किताब बिना कॉपी के टॉपिक्स को रिवाइज करने की आदत डेवलप करें। देन आनंद मैनेजमेंट की थ्योरी समझें, और लास्ट में अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है टू शेयर करें। ये जो सेशन है गीता यूनिवर्सिटी पानीपत की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। गीता यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट भी यहाँ से अवेलेबल है। 70+ कोर्सेज हैं। 11th-12th क्लास के लिए ब्रेन डायरी गीता यूनिवर्सिटी ने पब्लिश कराई है, तो उन्हें गीता यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रेन डायरी के माध्यम से मालूम चल जाएगा। आचार्य भवन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।